नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। बता दें कि तीनों हवाई सेवाओं की शुरुआत बुधवार 6 मार्च को होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं है और वहीं पर श्री रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या से देवभूमि के लिए हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की यात्रा में सुविधा होगी। इसी प्रकार देवभूमि की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। अयोध्या के लिए क्योंकि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए हैं उन शहरों के लिए भी हम जल्द। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी को उसके रेजिक डे पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देहरादून स्थित आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रेजिंग डे कार्यक्रम में शिरकत की और जवानों के साथ रात्रि भोज भी किया। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी बैंड के जवानों को उपहार देकर उनकी कला की सराहना की। वहीं पर मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के शहीद जवानों के परिजनों, सेवानिवृत्त सैनिकों और सिलकारा रेस्क्यू टनल ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आईटीबीपी जवानों को भी सम्मानित किया। प्रदेश में जल्द उच्च और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले आकाशीय स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती पर लगी रोक अब हट सकती है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की कमेटी गठित की है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। बता दें कि डीजी शिक्षा बशिंदर तिवारी के अनुसार सरकार जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर रही है ताकि इन स्कूलों में शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती करवाई जा सके। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह भले ही भाजपा में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लगाने का काम कर रहे हो, लेकिन प्रीतम सिंह का यहां पर यह कहना है कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ऐसे में उनको लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगा है। वहीं पर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जब आग जल रही है तभी धुआं उठ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक अभी भी भाजपा से संपर्क कर रहे हैं और संपर्क में हैं। वक्त आने पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और वो सब भाजपा में शामिल होंगे। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और मुझे लगता है कि हम उनके गुण दोष को देखते हुए गुण दोष के आधार पर ही उनके विषय में निर्णय कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास कई एप्लीकेशंस कांग्रेस के नेताओं की हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं, कुछ वर्तमान के विधायक भी हैं, लेकिन हम उनकी उपयोगिता को देख करके, उनकी जन सेवा को देख करके उत्तराखंड के हित में है या नहीं है उसके आधार पर निर्णय करेंगे। हल्द्वानी के बागजाला क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर 8 घर ध्वस्त किए जाने से नाराज बिंदु खत्ता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बागजाला में कांग्रेस नेता इंद्रपाल आर्य के साथ बैठक की है और इसी दौरान समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ इंद्रपाल आर्य ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर भी दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। इन सभी आरोपों के बीच में इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा है कि जहां एक और बिंदु खत्ता को अतिक्रमण की सूची में शामिल किया गया है,
वहीं पर दूसरी ओर राजस्व गांव का सपना भी दिखाई जा रहा है। यदि सरकार जो राजस्व गांव बनाना ही है तो इसकी घोषणा जल्द की जानी चाहिए और उन्हें चेतावनी दी कि यदि सरकार पूरे मामले पर स्पष्ट रुख नहीं करती तो समिति और अग्रिम रणनीति बनाने को बाध्य हो जाएंगे। ये जैसे आज इसी महीने तारीख को 8 घर इस बागजाला क्षेत्र में ध्वस्तीकरण कर दिए गए शासन द्वारा, और आज इस बागजाला में इस तरीके से डर का माहौल बना हुआ है। जो लोग हम लोग यहाँ से ये समझ लो कि जब से देश आजाद नहीं हुआ था तब से हमारे बुजुर्ग लोग इस गांव में बैठे हुए हैं जो काश्तकारी कर रहे हैं, और सन 1978 में पट्टा अलॉटमेंट किया गया और हम लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और जहाँ हमारे धामी सरकार और हमारी विधायक जी किसी को कुछ नहीं होगा और सबको एक समान मान करके, और हम राजस्व की मांग जहाँ बिंदु खत्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक तरफ बागजाला भी है, और बागजाला के जो जिस तरीके से आप देखा होगा आज हमारी ऐसी स्थिति हो रही है, जिस तरीके से छावनी पूरी बिछा दी गई और पूरा गांव में डर का माहौल बनाया, तो उस देख करके आज हमारे यहाँ से बिंदु खत्ता से लोग आए हैं जो संघर्ष समिति लोग हैं, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया। जिस प्रकार बिंदु खत्ता है इसी प्रकार बागजाला भी है। ये भी हमारे पहाड़ के प्रशासक हैं, पहाड़ के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर रहने का आसाना नहीं था इसलिए यहाँ पर बसे हुए हैं। ये आजादी से पहले से बसे हुए हैं, ये कोई आज नए बसे हुए नहीं है। और इसमें भी अधिकतर 500 से अधिक परिवार तो इसमें 80-80 के ही है, इस वर्ग के लोग हैं। इसमें सभी लोग मिले जुले हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा इसमें कि सरकार को इनको भूमिधरी देनी चाहिए, और ये जो तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, बुलडोजर चलाने का जो मशहूर अपने आप को मशहूर कर रहे हैं देश के अंदर, इससे इनको इजाजत पाना चाहिए और लोगों को यहाँ पर मालिकाना हक देना चाहिए, ये उजाड़ने का काम बंद करना चाहिए। बिंदु खत्ता के लोगों को डर तो है ही लोगों के दिल में, जो इन्होंने पिछली बार 6ठे नंबर पर अतिक्रमण हटाओ वाले में हमारा नाम डाला था, समस्त क्षेत्र के लोगों का नाम डाला था, वो डर तो है ही लोगों के दिल में। बना के रहेंगे, लेकिन विधायक जी का जो ये कहना है ये खाली जुमलेबाजी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर विधायक जी के ऊपर सच्चाई है, अगर वो सच्चे इंसान है, जनता ने उनको चुन कर जगह पर भेजा है, तो उन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज उठानी चाहिए। आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? वो धारचूला के विधायक माननीय हरीश धामी जी हमारी आवाज उठाते हैं, और उनने पूरे क्षेत्र का बग्गा चौवन, बिंदु खत्ता, बागजाला, बनभूलपुरा और रामनगर, हर क्षेत्र का उन्होंने, जो भी लोग यहाँ पर बसे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी धर्म के हों, तो पहले तो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि सबको अपना सर ढकने का अधिकार है, अपना जीने का अधिकार है, वो संविधान ने हमें, बाबा साहब ने हमें दिया है। तो ये अगर ये कहते हैं कि भैया ये इस क्षेत्र के हैं, इस जाति के, इस धर्म के हैं, ये इस तरह जनता को, मेहनत कर जनता को आपस में बांट कर ये लगातार गरीबों के आशाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि भैया जो दलित परिवार हैं, सारे जो दलित लोग हैं वो हिंदू हैं। यहाँ पर ये 700-750 लोग में 500 परिवार दलित परिवार हैं, ये भी हिंदू हैं। अगर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जन समस्याओं के निवारण को लेकर आम लोगों की समस्याएं सुनी गई। इसके साथ ही अधिकारियों को इसके निवारण को लेकर भी निर्देश दिए गए। बता दें कि इसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने बताया कि 100 से अधिक जन शिकायतें उनके पास आई हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की बिजली, पानी, स्कूल और जमीन से संबंधित जैसे सरकारी भूमि में अतिक्रमण, बाउंड्री विवाद आई हैं। इसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को समस्या के साथ जल्द निवारण करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। करीबन 100+ शिकायतें आई हैं और अलग अलग तरह की, अलग अलग विभागों से बिजली, पानी, स्कूल से रिलेटेड है। लैंड के जैसे हर बार के डिस्प्यूट्स हमारे पास आते हैं, कब्जा हो गया या बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया, सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण हो गया, इस तरह की शिकायतें हमारे पास आई है। और हमने कंसर्न जितने भी हमारे अधिकारी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अवगत करा दिया, तत्काल इनका निस्तारण करें। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने नैनीताल दुघत संग लाल कुआं के आंचल प्लांट का निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने
यूसीडीएफ के प्रशासक मुकेश बोरा और जीएम निर्भय नारायण सिंह के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए लगभग 85 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई एक मशीन, चिलिंग प्लांट और साथ ही साथ लैब का भी जायजा लिया। इसके अलावा नैनीताल दुग्ध संघ परिसर में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे अत्याधुनिक प्लांट के लिए शासन द्वारा स्वीकृत 10 करोड़ की धनराशि में से पहली किस्त के रूप में 5 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी। निर्देशों के क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ प्लांट का निरीक्षण किया गया। खासकर एक FT1 मशीन इन्होंने क्रय की है, विदेश से आयातित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का दूध टेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाए, और ये मशीन 14 टेस्ट कंप्लीट करती है। उसी का आज निरीक्षण था मुख्य रूप से। द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और क्वालिटी के आधारित इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जा रहा है और आम जनता के उपयोग के लिए भेजा जा रहा है। इनके द्वारा कुछ अपनी समस्याएं भी बताई गई, जैसे कैपेसिटी कम होने की वजह से ये अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो शासन जो पैसा प्राप्त हुआ उसके द्वारा कैपेसिटी इसकी बढ़ाई जाएगी। 1 लाख लीटर से बढ़ा के 1.5 लाख लीटर किया जाएगा। आज जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वैसे हम लोग यथासंभव आंचल को प्रमोट करते हैं। आम जनता से भी अपील है कि आंचल के प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक तो उत्तराखंड के अपने प्रोडक्ट्स हैं और दूसरा क्वालिटी के आधार पे भी बेस्ट हैं, तो आप उसका उपयोग करिए। आपको उच्च अधिकारियों से ऐसी निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो हमारी FT1 मशीन लगी है योजना के तहत, उसका निरीक्षण करें और उसका जो वर्किंग है कि नहीं है, किस प्रकार काम कर रहा है, उसके बारे में अवगत कराना। तो सर मुझे बताए थे, उसके एवज में उनको प्लांट का निरीक्षण कराया गया और साथ में निरीक्षण के वक्त पूरे प्लांट के टेक्नोलॉजी के बारे में भी जो उन्होंने पूछा बताया गया, और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में भी अवगत कराए, उसके क्वालिटी के भी बारे में अवगत कराए, और दुग्ध संघ के विस्तार के बारे में भी, कैपेसिटी विस्तार के बारे में भी CDO सर से चर्चा हुई। तो उससे संतुष्ट लगे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि उत्पादकों के हित में जितना संभव हो सकता है हम प्रयास करेंगे और दुग्ध संघ को मदद दिलाएंगे। आज का दिन मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड डेयरी कोऑपरेटिव के लिए एक विशेष दिन है, और समय समय पर जो हम आधुनिकीकरण की बात करते थे दुग्ध संघ की, तो आज उसकी प्रथम किस्त के रूप में आज शासन ने हमको धनराशि अवमुक्त कर दी है। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया। मैं उसके लिए सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ गोगोई जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो लंबे समय से हमारा प्रयास था वो आज नैनीताल दुग्ध संघ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन और प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है कि देहरादून से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई और हजारों श्रद्धालुओं ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। बता दें कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के पश्चात कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्रद्धालुओं के मुताबिक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश की जनता को एक स्वर्णिम अवसर मिला और जौनपुर की संस्कृति भी देखने को मिली। सर, हमारा नाम सूरज पाठक है। हम अयोध्या में ही रहकर पढ़ाई करते हैं और अपना बिजनेस भी करते हैं। पहले जो अयोध्या की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, लेकिन इस सरकार के आने से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। भव्य व्यवस्था हर जगह, टेंट सिटी और यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रबंध किए गए हैं अच्छी तरीके से। सभी श्रद्धालु और यात्रीगण खुश हैं। सड़कों का विस्तार और यात्रीगण काफ़ी मात्रा में सब लोग व्यवस्था की योगी सरकार को लेकर सभी लोग बता रहे हैं कि ये सरकार ने जो काम किया है अगली सरकार ये कभी सोच भी नहीं सकती थी, जिस प्रकार ये सरकार ने किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आए हैं और मेरे उत्तराखंड से जितने भी लोग आए हैं मैंने उनसे सभी से पर्सनली पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमारा
जो इस यात्रा का जो अनुभव था वो बहुत ही अद्भुत रहा। और मैं सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन काल में एक बार अयोध्या जी दर्शन के लिए जरूर आएँ। रामलला जी के दर्शन कर रहा था तो मैं भाव विभोर था। मेरे मन में एक हिसाब से आंसू आने ही वाले थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे कि जिस आंदोलन के लिए मैं जेल में रहा हूँ, पूरा ये लगभग 500 साल का आंदोलन है, अनेकों कार सेवक, जिसमें लगभग 3.5 लाख कार सेवक शहीद हुए हैं, उसकी आज फलस्वरूप उत्तराखंड से जुड़ी और खबरें आप तक साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सबका इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं शिववन शर्मा आपके साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल से आए हुए विस्थापित बंगाली समुदाय के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। बता दें कि बीती 28 फरवरी को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रीतू भारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई और अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। वहीं पर नैनीताल न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर बंगाली समाज ने खुशी जाहिर की। बंगाली समाज का कहना है कि जल्द ही उनको पहले जैसे ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। एडमिशन ले पा रहे हैं। बंगाली को लिखा है केवल छात्रवृत्ति हेतु। ये शब्द जो था वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कलंकित है, क्योंकि हमारे को समाज 2 तरह की नजर से देख रहा है। हमने कोर्ट के सामने इसको रखा, हमने कि एक से 12 तक हमारा बच्चा जब कोर्ट में जाता है तो उसको हम शेड्यूल कास्ट में मानते हैं, एक हिसाब से हम उसको छूट मान रहे हैं। जैसे ही हमारा बच्चा या हम 12th पास करके आगे जा रहे हैं तो अब हमें ना उसकी रिजर्वेशन मिल रहा है, ना हम उस कैटेगरी से एडमिशन ले पा रहे हैं, तो हमारे सारे चीजों से वंचित कर दिया जा रहा है, नौकरी से वंचित किया जा रहा है। क्यों? एक ही भारत, एक ही संविधान। तो सब कुछ होते हुए बंगालियों को पोद, जो बंगाली नमशूद्र हैं, जो पोंद है, जो माझी है, इनको बाकी स्टेटों में मिल रहा है, 8 स्टेट में और भी मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी पुनर्विस्थापित हुए वो लोग, हम भी पुनर्विस्थापित में हैं, तो हमारे साथ जो ये प्रक्रिया है ये गलत है। हम सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, हम किसी से मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा राइट था, हमारा हक है, मुझसे वही चीज को मांग रहे हैं कि हमारा था, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम नया कोई एडिशनल कुछ नहीं मांग रहे, और मुझे ये पूरा विश्वास है जो हाईकोर्ट की रुख है उससे हमें ये साफ नजर आ रहा है कि हम। शिवरात्रि के पर्व के नजदीक आते ही काशीपुर में शिव भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। कावड़ यात्रा में शामिल शिव भक्त हरिद्वार से पैदल चलकर और जल लेकर अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करने लगते हैं। बता दें कि पुलिस प्रशासन कावड़ यात्रा को लेकर अलर्ट हो गया है और इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह और क्षेत्राधिकारी अनुषा बडोला ने उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण किया, ताकि कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सके। अभय सिंह ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। कांवड़ यात्रा जो शिवरात्रि की कांवड़ यात्रा है, लगभग अब ये आरंभ हो चुकी है। सबसे पहले सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से बधाई। विगत वर्ष भी हमने, चूँकि हमारे वहाँ जो जनपद में भूतपुरी से कांवड़ प्रवेश करती है और ये अंदर से होते हुए जो हमारा जसपुर बाजार है, इससे फिर हाईवे पे जाते हैं। हाईवे से हमारे द्वारा रॉन्ग साइड लेकर के इनको और टोल प्लाजा क्रॉस कराया जाता है। फिर टोल प्लाजा से ये अपने साइड में आ जाते हैं। तो जगह जगह हमारी प्लानिंग रहती है, कहाँ पे डाइवर्जन करना है, कहाँ पे को रुकने की जो व्यवस्था है वहाँ पे अन्य इंतजाम करने, जिससे कि जो भी हमारे पैदल कांवड़िए हैं या 2-3 दिन बाद अभी डाक कांवड़ चलेगी, उनको किसी भी तरीके से असुविधा ना हो और सभी जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सुरक्षित सकुशल अपनी यात्रा पूरी करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखे जो पिछले बार की व्यवस्था थी हमारी, एकदम फुल प्रूफ वही व्यवस्था है, चूँकि रास्तों में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और कांवड़ यात्रा में पुलिस के पास सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है, जो 80-85% का वर्क है, वो केवल रूट मैनेजमेंट है, ट्रैफिक व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को हम करेंगे। अभी आज से कांवड़ थोड़ा सा बढ़नी शुरू हुई है, तो कल से हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो हैवी वाहन है, अगर ज़रूरत हुआ तो हम उसको भी पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी रोकेंगे, हैवी वाहनों को। और जो कांवड़ के श्रद्धालु हैं, चाहे वो पैदल कांवड़ यात्री हो चाहे डाक कांवड़ यात्री हो। मंगलौर गुड़ मंडी में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थी सम्मान योजना कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किया गया, जिसमें कि कई विकास कार्यों के लोकार्पण किए गए। साथ ही लाभार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को सम्मानित किया है। बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचकर हरिद्वार सांसद
निशंक पोखरियाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में विकास की गंगा बहा दी है। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए की जल परियोजना की सौगात दी है। जिला अध्यक्ष जी से मंडल अध्यक्ष या आयुष्मान भारत योजना की बात करें, हर घर नल से जल की बात करें, या वैक्सीन देने की बात हो, या अन्न उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो काफी समय लग जाएगा भाइयों बहनों। लेकिन वो योजनाएं हम गिनाते गिनाते वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर लाभार्थी हम आए तो मैं कह सकता हूं कि आज देश का हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। मैं देख रहा था कुछ ऐसे नेता जिन्होंने उत्तराखंड में जब वो सत्ता में रहे केवल और केवल अपने परिवारों के लिए काम किया है, या बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए काम किया है। जिन्होंने घपले घोटाले किए हैं वो कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी का परिवार आप सब हैं। मोदी का परिवार पूरा उत्तराखंड है, मोदी का परिवार पूरा देश है। उनका परिवार 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के परिवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए काम। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।